जानते हैं कि कल पूरे उत्तर भारत में ओला की वृष्टि हुई है। अब आप बोलेंगे कि ओला की वृष्टि से और इसका क्या संबंध है जब आप मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि दो सर्कमस्टेंसेस पे बात करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि जापान की इकोनॉमी अब 3rd नंबर की इकोनॉमी नहीं है, जापान मंदी की तरफ पहुंच गया है। एक तो आज उस न्यूज की खबर पुख्ता हो गई है। दूसरी बात क्या है कि इंडिया की जो एक नेशनल आंकड़ा आपके सामने मैं प्रोड्यूस करता हूं, उस नेशनल आंकड़े में यह बताया गया है जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है। आप इसको देख सकते हैं। ये आंकड़ा है आपके एनएसओ का, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आंकड़ा, जो कि आपका ये प्रोड्यूस करती है किस पे? आपके एक्सपेंडिचर स्टेट पे, और जो नेशनल इनकम स्टेट है उससे निकालती है जीडीपी का आंकड़ा। जीडीपी का आंकड़ा आने के बाद में उसका अनुमान यह आया है कि 8.4% की ग्रोथ Q3 के आंकड़े के मुताबिक 8.4% की ग्रोथ हुई है, जबकि आरबीआई का अनुमान था 6.5% का ग्रोथ। और ये आसान डाटा नहीं है। तो करंट मार्केट की जो रिपोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन का सिनेरियो हो, चाहे वो एमपी का दबाव हो, चाहे वो सेबी का दबाव हो, उससे हमने नहीं लेना देना। इन चर्चा भी करेंगे। तो आज आइए अब हम बात करते हैं मुद्दे की, करंट मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। करंट सिनेरियो क्या है उसको हमने लेकर के चलना है, नेशनल सिनेरियो को लेकर के चलना है, इलेक्शन को एक साइड में करना है, प्लस आपने जो ये एक टाइप का फंड तो नहीं कह सकता है, वो चिंता का सबब किसका है? सेबी का और एमपी का। एज ए इन्वेस्टर हमने क्या करना है उस पर डिस्कशन करते हैं और उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं, इस पर डिस्कशन का जो आइडिया आया है, पूरे उत्तर भारत में ओला की वृष्टि हुई है उस पर से निकल करके आया है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जमीन से जुड़ी हुई ही बात सोचता है। आप मुझे एक बात बताएं कि पूरे भारत में नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक सबसे ज्यादा त्योहारों का सेलिब्रेशन किस चीज पे होता है? आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? नहीं, अभी जनवरी में ही आपने उन त्योहारों को सेलिब्रेट किया है। पंजाब में आपने क्या मनाया? लोहड़ी मनाया। साउथ में आपने क्या मनाया? पोंगल मनाया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आपने क्या मनाया? खिचड़ी, मकर संक्रांति मनाया, इत्यादि इत्यादि करके पूरे ऑल ओवर भारत में चलता रहता है। वो किस लिए चलता रहता है? क्योंकि वो कृषि के उत्पाद से संबंधित ये त्योहार पूरा का पूरा है। और आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इससे मेरे ख्याल से कोई भी व्यूअर मेरा डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, ये सीन आया क्यों? क्योंकि कई दिनों से ये घमासान मचा हुआ, आप जानते हो, मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप। इससे दो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि अगर हम किसान परिवार के हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। एक, आप ट्रेडर तो है नहीं। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, कछुए और खरगोश वाली कहानी आपने सुनी हुई है। तो हम ट्रेडर नहीं है कि हम खरगोश की चाल को चलेंगे। खरगोश की चाल को हमने चलने की जरूरत नहीं है, हम कछुए वाली चाल से चलेंगे और अपने गोल को मीट करेंगे। मतलब हम अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। नंबर 1, ये बात आप लोग मेरे से वादा करेंगे। दूसरा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए, एक किसान वो जानता है कि मौसम खराब हो सकता है, वो जानता है ओलावृष्टि हो सकती है, वो जानता है कि हमें कई परिस्थितियों से जूझना पड़ सकता है, लेकिन वो उम्मीद के ऊपर अपने कायम रहता है। और आज के टाइम पर भारत पॉवर्टी लेवल से अबव हो गया है। ये अमेरिकन रिपोर्ट, हालांकि मैं अमेरिकन रिपोर्ट पर विश्वास उतना ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि
हम लोग सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और हम वही सुनना पसंद करते हैं जो कि हम सुनना चाहते हैं। तो सो भाई मैं उसकी रिपोर्ट को इतना पुख्ता तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये वाली रिपोर्ट जो Q3 जीडीपी की है, बहुत सारे हमारे जो बालक हैं उनको Q3 जीडीपी का समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है जो कि आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक माना जाता है। जैसे हम अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करेंगे तो वो 1 मार्च 2023 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक काउंट होगा। और उसके बाद में इसके 3 तिमाही माने जाते हैं। 3 तिमाही में आपका कौन कौन सा हो गया, आप जानते हैं कि साल के 12 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, उसको माना जाता है पहली तिमाही। जुलाई अगस्त सितंबर उसको माना जाता है दूसरी तिमाही, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसको माना जाता है तीसरी तिमाही। जनवरी फरवरी मार्च उसको माना जाता है चौथी तिमाही। अब जो आपका ये बोल रहे हैं कि Q3 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया गया, अनुमान नहीं जो आंकड़ा आया है, उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, 8.4% हुई है, जो कि पिछले साल की 4.5% के मुकाबले तकरीबन मान लो कि डबल के आसपास से थोड़ा सा कम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया की जीडीपी इतनी ग्रो हुई है तो मीन्स क्या है, सरकारी खर्चे में कटौती हुई है, या सरकार की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, या हमारी इनकम हमारे देश ने उतनी तरक्की करी है। अगर देश ने तरक्की करी है तो आप देश में अगर पैसा लगा रहे हो तो ग्रोथ की संभावना 100% है। वो हमारा कोई भी लेना देना उससे नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है, किसको क्या चिंता करनी है, किसको किस चीज की चिंता नहीं करनी है। हमने सोचना यह है कि हमें देश की तरक्की पर भरोसा है, हमें अपने देश के ग्रोथ पर भरोसा है, तो हम वहां पर इन्वेस्ट करेंगे जहां पर हमें दिखाई देगा। और रही बात, मैं आपको आज मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप के एनालिसिस को किया है। इंडेक्स की मैं बात लेकर के चलूं, पर्टिकुलर फंड की बात को लेकर के ना चलूं, उस फंड को आप लोग देखिए, उसमें मैं आपको बताऊं 1 साल का डाटा, 3 साल का डाटा, 5 साल का डाटा, 10 साल का डाटा, सारा का सारा पॉजिटिव रहा है। अगर ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव रही हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है जो ये सोचते थे कि ये आम इन्वेस्टर डर करके ब्लू चिप कंपनियों में ही पैसा डालेगा, ये आम इन्वेस्टर डर करके सेंसेक्स 30 में पैसा डालेगा, ये डर करके निफ्टी 50 में पैसा डालेगा। लेकिन आज के टाइम पर आम इन्वेस्टर जागरूक हो गया है। भाई जितने लार्ज कैप के फंड मैनेजर्स हैं, आपके पास ऑप्शन हो चाहे ना हो, आप 65% पैसा हमारा जो सेबी ने आपको गाइडलाइन दिया है उसके मुताबिक आप करिए, किसमें, लार्ज कैप में, बाकी हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप में डालिए। आप भी चर्निंग करिए, आप भी मेहनत करिए, थोड़ा सा वहां से अपने कंफर्ट जोन जो बोलते हैं ना, उस लेवल से आगे बढ़िए। जो आप ये मई जून महीने में चले जाते हो हमारे इंसेंटिव लेकर के, हमारे पैसे से, हमारे एक्सपेंस रेशियो से, वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपने काम करना पड़ेगा, काम करके आपको आउटपुट देना पड़ेगा, आपको ग्रोथ देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ही अपनी लैविश जिंदगी जीते रहोगे और आम आदमी पिसता रहेगा। तो ये सोच आपकी सबसे पहले तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, कछुआ और खरगोश वाली बात मैंने क्यों आपको बताई, कोई ये कहानी का सेशन नहीं है। आज बहुत बड़े परिवार की बात उठाता हूं जो कि एक बहुत ही आम आदमी से, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं उनकी तो हम लोग परछाई क्या एक पॉइंट भी नहीं है, लेकिन हमारे एक बहुत ही आम परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार से भी लोअर परिवार के होते थे, धीरू भाई अंबानी जी, आप लोग जानते हो उन्होंने कितना बड़ा अंपायर खड़ा किया है। और उनके 2 सुपुत्र हुए, मुकेश अंबानी जी एंड अनिल अंबानी जी, ठीक है ना। 2002 में उनकी डेथ के बाद, ठीक है ना, उसको मैं ये नहीं बोलता हूं हमने एक बहुत बड़ा रतन खोया है। तो उनकी डेथ के बाद में दोनों सुपुत्रों में उनके विवाद छिड़ गया। विवाद छिड़ गया किसका, संपत्ति को लेकर के, संपत्ति को लेकर के छिड़ा। फिर उसके बाद में उनकी माता के इंटरवेंशन के बाद में दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ। बंटवारे के समय में अनिल अंबानी जी के पास
टॉप की जिनको उस समय का बिजनेस माना जाता था वो उनके हिस्से में आया। मुकेश अंबानी जी की संपत्ति एक टाइम पर उनसे कम होती थी, बट मुकेश अंबानी जी ने अपना विजन क्लियर किया, अपना एम क्लियर किया, अपने बिजनेस पर फोकस किया और वो आज की डेट में कहां पर हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अनिल अंबानी जी के वो जब तक धीरू भाई थे तब तक वो इनसे ज्यादा काबिल और तेज तर्रार बेटे उनके माने जाते थे, लेकिन पिता का संरक्षण था, पिता की चाबुक थी। उस समय इन्होंने जो भी डिसीजन लिया, मैं ये तो नहीं बोल सकता उन्होंने क्या डिसीजन लिया क्या नहीं लिया, वो आप लोगों ने फैसला करना है, लेकिन खरगोश की चाल से चलने की वजह से जो मैं मतलब बोल रहा हूं, आज वो कहां पर है, आज उनके कंपनियों के शेयर्स आप देखोगे जितने लोगों ने लिया हुआ है, आज उनका क्या हाल हुआ है। मैक्सिमम आप देखो, रिलायंस म्यूचुअल फंड, निपोल म्यूचुअल फंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, रिलायंस कम्युनिकेशन का क्या हाल है, कितनी सारी चीजों का बताऊं, आप उनसे पूछिए उनके शेयर्स कितने ऊपर जा करके आज कहां पर हैं। लोग पेन्नी पेन्नी के लिए तरस रहे हैं कि कब ये जाएगा। एक आशा की रिलायंस पावर का ही बात ले लो, तो चलो ठीक है वो अलग बात हो गई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कछुए वाली चाल को पकड़ना पड़ेगा। ट्रेडर के लिए होता है जो अपना 99% नुकसान करने के लिए आते हैं, आप आए हैं अपना 100% प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए आप इतना लंबा समय दिए रहे हैं, इसीलिए आप बोरिंग एसआईपी को हर महीने कर रहे हैं। सबको पता है एसआईपी बोरिंग है, सबको पता है इतने दिन लगते हैं, सबको पता है। आप एक एक कंपाउंडिंग के लिए आप वहां पर क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, सबको पता है आप कितना रिस्क ले रहे हो। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जितने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं वो दोस्तों जरूर आप फॉलो करोगे। क्यों, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर होऊंगा जो कि आपको 3-4 पॉइंट्स पे मैंने बता दिया कि आपको सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डरना नहीं है। इसलिए नहीं डरना है कि कई सालों का अगर आप सिनेरियो देखो तो आपको उसमें ग्रोथ की संभावनाएं दिखाई दी हैं और मेहनत अब सबको करना पड़ेगा, क्योंकि आम इन्वेस्टर अब इस समय जाग गया है, उसको मालूम है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन एज के मुताबिक आप पक्का उसको पालन करेंगे, ये मेरी बात आप मान लीजिए। जब आपकी एंटी एजिंग शुरू हो जाती है तो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बढ़ जाते हैं और आप अगर उतना ज्यादा हेडेक लोगे तो मेरे ख्याल से आपका सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इक्विटी में जाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो 70 साल के भी युवा को ये सलाह देता हूं कि भैया मेरे, चाचा मेरे, काका मेरे, डरो नहीं, आप बुढ़े नहीं हुए हो, लेकिन आपका जो 30% एलोकेशन है उस 30% को 10-10% बांट करके आप स्मॉल कैप तक 70% का भी बुजुर्ग कर सकता है, लेकिन उन चीजों को ले करके कर सकता है। क्यों, क्योंकि आप मानोगे नहीं दोस्तों क्या क्या नहीं किया हमने। हल, बैलों का हल मैंने जोता है, कुदाल मैंने चलाई है, गन्ना मैंने काटा है, गन्ना मैंने गोड़ा है, गेहूं मैंने काटा है, धान मैंने काटा है, निराई मैंने किया है, ठीक है ना, लहसुन प्याज मैंने बैठाई। एक एक काम कोई भी नहीं है जो कि मैंने ना किया हो, ठीक है ना। वहां से लेकर के उसके बाद में कंप्यूटर मैंने सीखा है, पढ़ाई मैंने सीखी है, मैनेजमेंट मैंने सीखा है, काम करना मैंने सीखा है, ट्रैक्टर चलाना मैंने सीखा है, गाड़ी चलाना मैंने सीखा है। तो हर चीज अगर सीखा है तो फिर क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आप भी उन चीजों को कर सकते हो। अपने काम को करने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात पक्का बताऊंगा कि आपको इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। सबसे पहली चीज अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना, नंबर 1। नंबर 2 अपना जो बोलते हैं ना मानसिक लेवल, बौद्धिक स्तर को बढ़ाना है। नंबर 2 अपना परिवार की एजुकेशन के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, उनकी सेहत के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। नंबर 3। नंबर 4 आपको शो ऑफ में नहीं जीना है, दिखावा नहीं करना है,
उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसी है वो चीज नहीं सोचनी है। जो है आपका उसमें खुश रहना है और आपने बोलना है यस आई विल डू, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं उससे कम क्यों हूं। लेकिन दोस्त मेरे एक बात का ध्यान जरूर रखना, कभी भी जिंदगी में ना अपनी लकीर को बढ़ाने के लिए, अपनी लकीर को बढ़ाना, दूसरे की लकीर को मिटाने की कोशिश नहीं करना। अगर दूसरे की लकीर लंबी है, आप अपनी लकीर को लंबी खींचने की कोशिश करना। अगर आपने दूसरे की लकीर मिटाने की कोशिश किया तो वहीं पर ही आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। सीधी सी बात है, ये बात मेरी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये भी मान लीजिए। हमेशा मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना, मेहनत करना, स्मार्ट मेहनत करना, ठीक है ना। आप मानोगे नहीं दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तकरीबन मान करके चलिए ये है 91-92 की बात है। और हमारे घरों में उस समय जो है ट्रैक्टर मेरे पास नहीं था, बैल थे। बैलों से ये मान करके चलो कि कम से कम हमारे खेतों में ना 2-3 चक मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, एकड़ का जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग, अपना चक बोलते हैं यूपी में। तो उसमें जो है ना मेड़ हमारे, अब उसको बांधे कौन, धान बैठा पिताजी ने आदमी किया, वो बड़े बड़े से मेड़ ऐसे चौड़े चौड़े से। अब होते होते हल जहां पे चला, अब भैया वही है, जमींदारी वो था, ख्वाब था, वो पौना पौना कट्ठा हो गया। एक कट्ठा होता है 5.5 हाथ का, 5.5 हाथ इससे नापा जाता है, 99 इंच का एक कट्ठा होता है, जिससे हम लोग कोई वो है जब विवाद होता है तो नापते हैं अपनी अपनी जमीन वगैरह को। जो हमारे भाई पट्टीदारी में होता, भाई ये लो नाप लो यहाँ से, ये होता है। तो इसलिए मेरे को पता है, काफ़ी सारे होते हैं वो गाँव में, जमींदारी परिवार में तो था जो है अपना पुराने ज़माने का। तो हम भी उसी परिवार से रखते थे, अब आज भी है मतलब, लेकिन अब वो जमींदारी प्रथा नहीं है, बट है, भगवान की दया से सब कुछ है। तो वो हमारा कम से कम पौना पौना कट्ठे का हो गया था। आप मानोगे, पिताजी हमारे बड़े सीधे और सिंपल आदमी। कोई क्या होता है ना, वो क्या करेगा, अपने खेत को नहीं जोतेगा, वो क्या करेगा, मेड़ आपकी जरूर काटेगा। वो मेरे घर में कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना। 4 जोड़ी बैल थे, उसके बाद में वो थे हमारे गांव के थे, उन्होंने 3 पीढ़ी हमारे यहाँ पर काम किया। उन्होंने 3 पीढ़ी हमारे बाबा जी के यहाँ, पिताजी के यहाँ, फिर हम लोगों के यहाँ। और उनका हमने काफ़ी अच्छे से मतलब ख्याल भी रखा, हमारे परिवार के जैसे थे। बैल चल गए, छूटता गया, चौड़ा होता गया। फिर मैं जब युवा हुआ, जोश इतना था, हमने बोला नहीं, 5 बीघे में कम से कम 1, 2, 3, 4 मेड़ थे। 4 मेड़ों को हमने मई जून के महीने में, और उस पर पूरी कास लगी हुई थी। हमारे यहाँ पर नदी का किनारा नहीं है, प्योर मिट्टी है, उस पर कास आई हुई थी। मई जून महीने में मुझे शादी जाना था, बस्ती के सल्टोवा करके एक जगह होती है, वहां पे साइकिल से जाना था। मैंने बोला आज इसको मैं तोड़ूंगा, उसके बाद में जाऊंगा। फिर मेरे 2 मित्र आ गए, उन्होंने भी हमारी मदद करी, और हमने कम से कम, आप मानोगे नहीं, सवेरे से लेकर के शाम तक भरी दोपहरी में हमने उस मेड़ को तोड़ा, पूरे को तोड़ करके, और उसके बाद में उसको फोड़ करके फिर आया घर में, फिर नहाया, फिर कितनी मस्ती से गया, दिन भर पसीना बहाने के बाद में कितनी मस्ती से मैं गया, उस शादी को अटेंड किया, जिसका कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो यार देखो, अगर आपके पास समय है, आपके पास ताकत है, आपके पास बौद्धिक क्षमता है, उसको पॉजिटिव वे में लगाओ, एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाओ, अपनी बौद्धिक क्षमता को पॉजिटिव वे में लगाओ। और पॉजिटिव वे में सोचने की वजह से ही आज मैं आपको बता रहा हूं कि फिर लार्ज कैप वालों को और इनको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी सबका देखना लड़ाई होगी, एलोकेशन की लड़ाई होगी। स्मॉल कैप वाले को भी ये आदेश मिलेगा कि आप लार्ज कैप मिड कैप में लगाइए, मिड कैप वालों को आदेश मिलेगा आप भी लार्ज कैप में लगाइए, उसके बाद में लार्ज कैप वालों को मिलेगा आप भी स्मॉल कैप में लगाइए, ताकि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। जब इन्वेस्टर नहीं मानेगा तो इनको स्टेप लेना ही पड़ेगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि इनफ्लो को रोक दो, आउटफ्लो का ये करो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक टाइप की खाली टेस्टिंग है, ये टाइप की एक खाली जुमलेबाजी है, एक टाइप की खाली क्या है, आपको डराया जा रहा है। अब क्यों डराया जा रहा है हमें नहीं पता है, और मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं, हो सकता है कि कहीं तक सच्चाई हो, लेकिन मैं इस पर एक लाइन आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि आप ट्रेडर नहीं हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टर हैं, आप अपना टाइम होराइजन दे रहे हैं। हाँ, लेकिन इन सारे सेफ्टी मेजर्स को आपने लेना है और आराम से अपना इन्वेस्ट करो, चैन की रोटी खाओ, चैन की नींद लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टर, यू आर नॉट ए ट्रेडर।
आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसमें? प्रॉफिट के भागीदारी में। प्रॉफिट के भागीदारी में अगर उन कंपनियों की प्रॉफिट की भागीदारी होगी, अगर वो एम्प्लॉइज भागेंगे तो उसके बाद में आपकी कमाई होगी। क्यों? आज ये धीरू भाई अंबानी का परिवार का नाम क्यों आया है? इसलिए आया है कि रिलायंस का अगर आप देख रहे हो, जहां पर एक चंक भी छोटा सा आपके फंड मैनेजर ने लिया हुआ है, तो उसमें उनके आम एम्प्लॉय से लेकर के और ये अंबानी साहब, मुकेश साहब भी जो काम करेंगे ना, उस पर भी उनके जितने भी टॉप के मैनेजर काम करेंगे, उसमें चाहे आपको नैनो पॉइंट का पार्ट मिले, लेकिन वो आपके लिए काम करेंगे, उसमें से आप भागीदार होंगे। तो हमने डरना किस लिए है? ट्रेडर को डरना है, इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं। बिकॉज जो टाइम दे रहा है और रिस्क दे रहा है, इंतजार कर रहा है कि यस आप प्रॉफिट में जाओगे तो हमें प्रॉफिट दोगे, क्योंकि हमने अपने गाड़ी कमाई की, खून पसीने की कमाई लगाई है भैया। हमने हल चलाया है, हमने जोता है, हमने गन्ना उगाया है, हमने काम किया है, हमने पसीना बहाया, हम मेहनत कश लोग हैं, हमने किया है, हमने वो पैसा आपकी मुट्ठी में दिया है। फंड मैनेजर साहब, आपका काम है, आप उसको कहाँ चर्निंग करोगे, कहाँ लगाओगे, दैट आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो रिवार्ड जरूर करना, बट इतना बोलना चाहूंगा, डरना नहीं, डर के आगे ही जीत है। थैंक यू। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। शुक्रिया।